वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। द क्वाड इसका टाइटल है। बहुत ही आसान सा लिखा हुआ आर्टिकल है, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। आज ग्रामर और वोकैब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। चलिए शुरू कर लें। ये आपका क्विज़ है आज का। आधा पौना घंटा मन से दोगे आप क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन का, सेकंड क्वेश्चन मिलेगा फिलर्स का, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ मिलेंगे आपको ग्रामर के। तो जो भी आप सीखो सारा का सारा इस क्विज पे अप्लाई होना चाहिए। 5 में से 5 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है द क्वाड अ ग्रुपिंग दैट इज फॉर समथिंग। क्वाड की बात कर रहा है। क्वाड आप जानते हैं 4 कंट्रीज का ग्रुप है। क्वाड का मतलब ही होता है जिसके 4 पार्ट्स हों। पहली कंट्री है इंडिया, दूसरी यूएस, तीसरी जापान, चौथी ऑस्ट्रेलिया। चारों कंट्रीज का ग्रुप है, इसका नाम है क्वाड। कह रहे एक ऐसी ग्रुपिंग है, एक ऐसा ग्रुप है जो किसी काम के लिए, दैट इज़ फॉर समथिंग, किसी पर्पज़ के लिए, जो लोगों की टांग खींचने के लिए या किसी कंट्री को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो ग्रुप है अपने आप में पॉजिटिव जो है चीज़ों के पीछे जो है लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एक ग्रुपिंग और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है? देखो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग नाम का वर्ड ऐसे ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत एक्टिव होते हैं और बार बार मीटिंग करते हैं, बार बार कोई एक्शन लेते हैं। आ गया समझ में? वैसे तो हर ग्रुपिंग ही ग्रुप है, लेकिन ग्रुपिंग एक खास उस वर्ड के लिए यूज़ करें जिसने हाल ही में कोई मीटिंग की है, कोई एक्शन लिया है, कोई भी किसी भी तरीके से एक्टिव रहा है, तो वो ग्रुप से ग्रुपिंग बन जाता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इट रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मैनी थिंग्स बट नॉट अ कॉमन एनिमी। कह रहा है ये बना हुआ है इट का मतलब है, बात की जा रही है क्वाड की। कह रहा है क्वाड बना हुआ है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, और ऐसे फ्रेंड्स जो शेयर करते हैं बहुत सारी थिंग्स को, जो बहुत सारी चीज़ को जिनमें जो है कॉमन है, लेकिन नहीं शेयर करते हैं कॉमन एनिमी को। इन सभी फ्रेंड्स का कोई कॉमन एनिमी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव ग्रुपिंग है। ये किसी को कॉमन एनिमी बना करके टारगेट करने के लिए नहीं है। ऐसा लोगों को लगता होगा कि चाइना को ये टारगेट करते हैं, लेकिन इनका कोई एनिमी नहीं है। इट इज़ अ पॉजिटिव ग्रुपिंग ऑफ फ्रेंड्स। आगे बात समझ में? इट आपका सब्जेक्ट है, रिमेन्स आपकी वर्ब है, हु आपका सब्जेक्ट है, शेयर आपकी वर्ब है। हु आया फ्रेंड्स के लिए, प्लूरल एंटीसीडेंट है हु का, इसलिए प्लूरल वर्ब हमने जो है यहाँ पे रखी हुई है। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बूस्ट होती है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। पूरे आर्टिकल में फॉलो करते जाना ग्रीन और पिंक कलर को। चलिए आगे बढ़े। आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैबुलरी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। ज़रूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए अपनी वोकैब शीट है, नया टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में आपको ये शीट मिल जाती है रोज़ अपडेट होकर के। 700-800 वर्ड्स इसमें हो चुके हैं सभी एग्जाम्स के लिए। ये शीट अपने आप में मोर देन इनफ है अगर आप ढंग से इसको मेरे साथ स्टडी करते हो। आज के वर्ड्स हमारे पास बोनमी पुराना वर्ड है, डॉक्ट्रिन पुराना वर्ड है, ग्लेशियल ये भी काफ़ी बार कर चुके हैं, अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड है। 2 वर्ड्स नए हैं, सटल और कोवर्सन। ठीक है, पहले पुराने वाले वर्ड्स को देखेंगे। बोनमी, सबसे पहले इसको बोन होमी ना बोलना, बोन होमी मत बोलना, है ना, इसको बोलते हैं बोनमी। एच बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है, एच चाहे ना ही बोलो आप, बोनमी बोल दो, बोनमी। ठीक है, बोनमी का मतलब होता है हिंदी में खुश मिजाजी, आपका दोस्ताना रवैया कहलाता है बोनमी। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ बोनमी वॉज सडनली गॉन। बहस के बाद जो बोनमी का जो खुश मिजाजी का एटमॉस्फेयर था, अचानक से वो गायब हो गया, वॉज सडनली गॉन। आ गया समझ में? बोनमी को फ्रेंडलीनेस भी बोलते हैं, जीनियलिटी भी बोलते हैं, अमेनिटी भी बोलते हैं, और एमिएबिलिटी भी बोलते हैं। ये जीनियलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको कंजीनियलिटी भी बोलते हैं, एक ही बात है। जीनियलिटी और कंजीनियलिटी एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है दोस्ताना रवैया। चलिए बोनमी वर्ड जब आर्टिकल में देखेंगे, है ना।
डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या बिलीफ, टेनेट, डोगमा, रूल, परसेप्ट, एडिक्ट, है ना, सब के सब डॉक्ट्रिन के सिनोनिम्स हैं। डेमोक्रेसी इज़ द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र जो है, दूसरा नाम है सोशल इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन का, सामाजिक जो है समानता के जो है नियम का। तो सामाजिक समानता के ऊपर ही डेमोक्रेसी बनी है, ऐसा इसका सेंटेंस का मीनिंग है। डॉक्ट्रिन का मतलब समझ गए ना, प्रिंसिपल। अब इसके बहुत अच्छे से सिनोनिम है, डोगमा, एडिक्ट और परसेप्ट। ध्यान करके देख लेना, ध्यान से देख लेना। परसेप्ट नाम का इसका सिनोनिम आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई भी प्रिंसिपल, बिलीफ कहलाता है परसेप्ट। अगला वर्ड है ग्लेशियल। ये वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से, आपने ग्लेशियर्स का नाम सुना होगा। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? वो हिमालय साइड में, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो पिघलते जा रहे हैं और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपने देख रहे हैं ना ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर से ही, उस नाउन से ही हमने ग्लेशियल नाम का एडजेक्टिव बनाया है। अब इसके क्या मीनिंग है? दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है वो चीज़ जो फ्रोजन हो, स्लो हो। कोई भी चीज़ जो बहुत धीमी होती है ना, उसको ग्लेशियल बोलते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बिल्कुल धीमे धीमे ये जो है फ्रोजन होते हैं, लेकिन धीमे धीमे पिघलते जाते हैं, है ना। दूसरा, ग्लेशियल बहुत ठंडे भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसमें गर्माई की कमी हो, है ना, गर्माहट की कमी हो, जिसमें वार्मथ ना हो, जिसमें फ्रेंडलीनेस ना हो, उसको भी ग्लेशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी का रिस्पॉन्स है आपके लिए, बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स है, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज अ ग्लेशियल रिस्पॉन्स। इसमें कोई फ्रेंडलीनेस, कोई वार्मथ नहीं थी। जैसे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ग्लेशियर, वैसा ही ठंडा रिस्पॉन्स था इस आदमी का। तो ये वर्ड इस तरीके से, दो तरीके से यूज़ होता है। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ ग्लेशियल पेस। जो सुधार है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक बहुत ही धीमे पेस के साथ, ग्लेशियल पेस के साथ, जैसे ग्लेशियर मूव करते हैं उसी पेस के साथ, ठीक है ना। इनसाइड द पार्टी द एटमॉस्फेयर वॉज ग्लेशियल। पार्टी के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत ही फ्रेंडलीनेस के बिना था, ग्लेशियल था, ठंडा एटमॉस्फेयर था, है ना। कोई भी दोस्ताना, कोई भी इस तरह की चीज़ें पार्टी में आपको फ्रेंडलीनेस जो है दिखाई नहीं दे रही थी। ग्लेशियल। एक्सट्रीमली कोल्ड बोल लो, अनफ्रेंडली बोल दो, हॉस्टाइल बोल दो। हॉस्टाइल भी आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं इसका सिनोनिम। चलिए, सटल एक नया वर्ड है। सटल के दो मीनिंग होते हैं। या तो कोई चीज़ एकदम इनडायरेक्ट हो, समझ गए ना, टेढ़ी उंगली वाली बात हो, एकदम इनडायरेक्ट हो, और या फिर कोई चीज़ बहुत डेलिकेट हो या लाइट हो। इनडायरेक्ट हो, डेलिकेट या लाइट हो। इनडायरेक्ट के साथ में इसका एक और सिनोनिम लिख लेना, क्लेवर। मैं आपको कोई कटाक्ष मारूं, कोई इस तरह सी चीज़ आपको मैं बोलूं जो इनडायरेक्ट हो लेकिन बहुत ही, समझ गए ना, क्लेवरली कोई चीज़ मैं आपको बोलूं, आपको अब मेरी बात भी पता लग जाए और आप जो है मेरी बात आपको चुभे भी ना, तो वो मैं सटल तरीके से आपको वो बात बोलूँगा, है ना। इनडायरेक्टली बोलूँगा, क्लेवर तरीके से बोलूँगा, आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये होता है सटल नाम का वर्ड। इसमें बी साइलेंट होता है, सबटल मत बोलना, सबटल मत बोलना, ये होता है सटल, बी साइलेंट होता है। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड फॉली। एक महीन सा डिफरेंस है, एक डेलिकेट सा डिफरेंस है, एक बहुत ही क्लेवर या इनडायरेक्ट सा डिफरेंस है ब्रेवरी और फॉली के बीच में। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, फॉली मतलब मूर्खता। तो बहादुरी और मूर्खपने के बीच में बहुत ही सटल सा डिफरेंस होता है ना। इसको आर्टफुल, क्लेवर, सोफिस्टिकेटेड या रिफाइन भी बोल सकते हो। रिफाइन देखो यहाँ पे, रिफाइन लिखाओ, रिफाइंड, बहुत ही रिफाइंड सा डिफरेंस है, जिसको आप देखोगे ढंग से, आपको देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे, है ना। सटल इवनिंग विंड इज़ वेरी सूथिंग। जो लाइट सी या डेलिकेट सी इवनिंग की विंड है, शाम की जो हवा है, बड़ी सूदिंग होती है, बड़ी ही सूद जो है करने वाली होती है, बड़ी प्लेजेंट होती है। तो ये सटल वर्ड आज आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है हमारे पास कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब होता है प्रेशर या फोर्स। किसी को आप डराते हो, धमकाते हो, तो आप उसको कोवर्जन दिखाते हो, है ना, प्रेशर दिखाते हो। पुलिस शुड नॉट यूज़ कोवर्जन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। पुलिस को फोर्स या प्रेशर का या कोवर्जन का यूज़ नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों से क्वेश्चन करते हुए जो सिविल क्राइम्स में अक्यूज्ड हैं। सिविल क्राइम्स का मतलब जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड क्राइम्स हैं, है ना। कोई क्रिमिनल जो है वो मतलब उस टाइप का क्राइम नहीं है। सिविल क्राइम्स और दो तरह के क्राइम्स होते हैं ना अपने पास। तो सिविल क्राइम्स में अक्यूज लोगों के साथ पुलिस को कोवर्जन यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा आईपीसी कहता है। कंपल्शन, इंटिमिडेशन या ड्यूरेस भी इसको बोल सकते हैं कोवर्जन को। 5 वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस बना के दिखा दिए मैंने आपको, सेंटेंसेस के जरिए आपको याद रहेंगे। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। देखो, दुनिया कहती है कि ये जो क्वाड है ना, चार कंट्रीज़ का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। इन चारों कंट्रीज़ का एक ग्रुप जो है चाइना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, दुनिया का ऐसा कहना है। लेकिन हाल ही में हमने देखा क्वाड की जब मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स में चाइना का कभी जिक्र ही नहीं हुआ है। सभी कंट्रीज़ ने अपना व्यू पॉइंट रखा है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है, आगे का सोल्यूशन दिया है और कंस्ट्रक्टिवली इन्होंने मीटिंग्स होल्ड की हैं
कैसे क्लाइमेट चेंज को देखेंगे, कैसे 5G टेक्नोलॉजी को लाएंगे, कैसे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर जो है डिसआर्मामेंट करेंगे, है ना। अच्छी चीज़ों पे फोकस करते आए हैं बजाय चाइना के। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि दुनिया को इन्होंने गलत प्रूव कर दिया है। क्वाड इज़ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक दोस्तों का ग्रुप है जो कोई भी कॉमन एनिमी को शेयर नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में काम करते हैं। बार बार इन्होंने अपनी मीटिंग्स के जरिए दुनिया को ये चीज़ प्रूव की है। तो आज की टोन है अप्रेजिंग या अपलोडिंग। क्वाड को अपलोड कर रहा है, प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है कैसे एक पॉजिटिव ग्रुपिंग है, ना कि नेगेटिव ग्रुपिंग है। शुरू कर लें आर्टिकल को, समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये एक एक चीज़ बताएगा आपको। कह रहा है द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग in Melbourne meant to set the stage for a meeting by the leaders of Australia, India, Japan and US later this year in Tokyo ended with outcomes that showcased its positive agenda in the Indo-Pacific region। कह रहा है क्वाड की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, अब इसका मतलब क्या है जी। मिनिस्ट्रियल मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स, चारों कंट्री के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने जो मीट किए क्वाड में आकर के। अच्छा कौन सी मीटिंग है, ये हुई है जो मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। कह रहा है ये जो वो मीटिंग थी जो मेंट थी, जिसका मीनिंग था, जिसका टारगेट था, और क्या भाई, सेट करना स्टेज को, भूमिका को तैयार करना। सेट द स्टेज फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए भूमिका या बैकग्राउंड तैयार करना। और किसके लिए भाई, एक मीटिंग के लिए जो है लीडर्स की, और किस किस के, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के, चारों के प्रीमियर्स, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिसमें मिलेंगे। और कब, इसी साल के लेटर, इसी साल के बाद वाले हिस्से में, टोक्यो में, जापान में। कह रहे ये जो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी ना, हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री, ये मीटिंग मेलबोर्न वाली, ये एंड हुई, ये ख़त्म हुई ऐसे आउटकम्स के साथ, ऐसे रिजल्ट्स के साथ, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, जिन्होंने शोकेस किया, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिन्होंने सबके सामने रखा अपने पॉजिटिव एजेंडा को, इस मीटिंग के पॉजिटिव प्लानिंग को। और कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पूरे रीजन के अंदर। आ गया समझ में। तो अभी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है चारों कंट्रीज़ के, फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरीज़ की, मेलबोर्न में हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जापान में चारों कंट्रीज़ के बड़े लीडर्स जो हैं, जो मिलेंगे इसी साल, उसके लिए स्टेज को तैयार करना। और ये मीटिंग अपने आप में बहुत ही अच्छे आउटकम्स के साथ पूरी हुई है, जिन आउटकम्स ने ये दिखाया है कि क्या क्वाड का कैसा एजेंडा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। मीटिंग की वर्ब है एंडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दैट की वर्ब है शोकेस्ड। दैट आया आउटकम्स के लिए। आउटकम्स का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है हमारे पास कॉन्सिक्वेंस। जो आउटकम हो, जो बाहर निकल करके आए, वही नतीजा होता है, वही आउटकम होता है। ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं ना, आउट प्लस में कम। चलो, एजेंडा मतलब प्लानिंग। शोकेस आप जानते हो, घर में भी होता है, अपनी शोकेस होता है ना घर में, जहाँ आप अपनी सारे सर्टिफिकेट्स, अपने मेडल्स, जो भी चीज़ें रखते हो, सबको दिखाने के लिए रखते हो आप। शोकेस वही नाउन है और वही उसी से वर्ब बनी हुई है, सबके सामने दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना कहलाता है शोकेस। चलो, कह रहा है फ्रॉम प्लान्स। अब जो अगला सेंटेंस है ना, लंबा सेंटेंस है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इतना लंबा देखोगे आप। और इस सेंटेंस में 3-4 एरर्स हैं, आप खुद ढूंढो और मुझे बताना, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाओ। फ्रॉम प्लान्स टू डिलीवर मोर देन 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस, इंडिया मेड विद यूएस फंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेस अराउंड द वर्ल्ड टू प्रिपेयर फॉर एन इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम टू टैकल क्लाइमेट चेंज। आगे फिर से सेमीकोलम, टू फर्दर ए क्वाड विजन फॉर टेक्नोलॉजी गवर्नेंसेस and safe and transparent 5G systems, and to launch humanitarian assistance and disaster relief operations। देखो सेंटेंस तो है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं, सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से। करेक्ट, द क्वाड इज इन वर्ड्स ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन। अब देखो सेंटेंस कैसे बना है। कह रहा है फ्रॉम, यहाँ से। फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब कह रहे यहाँ से। कहाँ से भाई? कह रहा है उन प्लान से, उन जो है योजनाओं से। और किस चीज़ की? जो है डिलीवर करने की, ला करके देने की। और क्या? 1 बिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज़ को। और कहाँ पे? ये कौन सी डोजेज़ होंगी? ये देखो डैश से डैश के बीच में बता रहा है इन वैक्सीन की डोजेज़ के बारे में। कह रहा है ये वैक्सीन की डोजेज़ वो हैं जो इंडिया मेड होंगी, इंडिया में बनी होंगी, यूएस की फंडिंग से, यूएस के पैसे से, और जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी किसके जरिए? जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क्स के जरिए। कह रहा है इस प्लान से लेकर के। और कह रहा है दूसरा क्या है? डोनेट करने का, और दूसरी 1.3 बिलियन डोजेज़ को पूरी दुनिया में। तो 1 बिलियन तो ये बनाएंगे, उनको बेचेंगे, अमेरिका पैसा लगाएगा, ऑस्ट्रेलिया जापान का नेटवर्क होगा, इंडिया उनको मैन्युफैक्चर करेगा। तो 1 बिलियन के साथ साथ 1.3 बिलियन 130 करोड़ जो हैं ये डोनेट भी करेंगे। कह रहा है इस प्लान से लेकर के,
अब देखो कहाँ तक प्रिपेयर करने तक, देखो फ्रॉम टू 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 लगा के बता रहा है, कह रहा है प्रिपेयर करने तक एक इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम को, इंडो पैसिफिक के अंदर ग्रीन एनर्जी का जो सप्लाई चेन का एक जो है फोरम हो, एक जो है फोरम आप समझते हो ना, एक मंच हो, एक स्टेज हो, और किसके लिए, टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो कह रहे हैं यहाँ से इस प्लान से लेकर के यहाँ तक, और कह रहे फिर यहाँ से भी और आगे कहाँ तक भाई, फर्दर करने तक, फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, फर्दर करने तक, एडवांस करने तक एक क्वाड की विजन को, और किसके लिए, जो होगी टेक्नोलॉजी गवर्नेंसेस के लिए और सेफ और ट्रांसपेरेंट 5G सिस्टम्स के लिए। कैसे टेक्नोलॉजी को गवर्न किया जाएगा, कैसे फेसबुक गूगल को आगे मॉनिटर किया जाएगा, और कैसे सेफली 5G सिस्टम्स को लाया जाएगा। और कह रहे हैं यहाँ से भी लॉन्च करने तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को लाने के लिए मानवीय मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई तूफान आ जाता है, कभी कुछ चक्रवात आ जाता है ना, कह रहा है इन सब चीज़ों के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर हुआ क्या, कह रहा है जो क्वाड है ना, जो सारे काम करना चाहता है, कह रहा है ये है इन्हीं वर्ड्स में, इन्हीं शब्दों में जो इसकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है अभी अभी मेलबोर्न में, बहुत ही ज़्यादा असरदार, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव डिलीवर करने में प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल आप समझते हैं, प्रैक्टिकल सपोर्ट को पूरे रीजन के अंदर। तो क्वाड ने खुद ही बता दिया अपनी जो है फाइनल स्टेटमेंट में मीटिंग के अंदर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे प्लान्स हैं, वैक्सीन बनाएंगे, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को गवर्न करेंगे, 5G सिस्टम को लाएंगे, लोगों को पैसा देंगे, असिस्टेंस देंगे, सारे काम करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक करते हुए हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। अब मेरे ख्याल सेंटेंस आप समझ चुके हो, ठीक है। क्वाड की वर्ब है इज, इफेक्टिव आप जानते हैं असरदार, प्रैक्टिकल आप जानते हैं जो व्यवहारिक हो, है ना। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास प्रैग्मैटिक, प्रैक्टिकल का एक और वर्ड है हमारे पास प्रैग्मैटिक, ठीक है, प्रैग्मैटिक। चलो अब सेंटेंस में देख लेते हैं गलतियां कहाँ हैं, है ना। आ जाओ, देखो पहली गलती सर आपको मिलेगी, आपको पूरा मैं सिस्टम समझा देता हूँ, फ्रॉम और टू प्रेपोजिशन का तभी पकड़ पाओगे। ये फ्रॉम और टू दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है ना, प्रेपोजिशनल पेयर है। जब भी ये साथ में आएंगे ना तो इसका मतलब होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आपको समझना ये है कि ये प्रेपोजिशंस हैं तो अपने बाद में हमेशा नाउन या जिरेंड को ही लेने वाली हैं, ठीक है। अगर नाउन आएगा तो ठीक, और अगर वर्ब आएगी तो वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी इनके बाद। जैसे सेंटेंस समझो, आवर स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कंप्यूटर्स, हमारा स्टोर बेचता है हर चीज़ को पेन से लेकर के कंप्यूटर तक। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी जो किताबों से या पढ़ाई से रिलेटेड है, किताब कॉपी पेन भी मिलेगा और कंप्यूटर भी ले सकते हो। फ्रॉम से टू क्या बता रहे हैं हम, पूरी रेंज को बता रहे हैं, है ना। फ्रॉम के बाद में भी नाउन है पेन्स, टू के बाद में भी नाउन है कंप्यूटर्स। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है, या लिख देता हूँ करेक्ट। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे आपको दिखेगी गलती। आवर स्टोर प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज फ्रॉम सेलिंग इंश्योरेंस टू रिपेयरिंग सेल फोन्स, हमारा स्टोर जो है बहुत सारी सर्विसेज को देता है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, इंश्योरेंस सेल करने से लेकर के सेल फोन्स को रिपेयर करने तक। तो हुआ क्या यहाँ पे, फ्रॉम प्लस में जीरेंड आया सेलिंग, लेकिन टू के बाद में मैंने लिख दिया रिपेयर। अगर टेक्निकली इस फॉर्मूला को देखो, फ्रॉम और टू की बात करो तो फ्रॉम और टू के बाद में नाउन या जीरेंड आना चाहिए। सर यहाँ जीरेंड लगाया तो यहाँ वर्ब मत लगा के आओ, इसकी भी आईएनजी फॉर्म बनाओ, समझ गए ना। तो याद रखना इसको, फ्रॉम और टू क्या करेंगे, अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेंगे, या नाउन पढ़ा है तो कोई पंगे नहीं लेने हैं, नाउन को पढ़ा रहने थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ सर, देखो फ्रॉम के बाद यहाँ तो प्लान आया, लेकिन टू के बाद यहाँ पे प्रिपेयर आ गया, वर्ब आ गया, तो यहाँ आना चाहिए प्रिपेयरिंग, समझ गए, प्रिपेयरिंग। यहाँ पे आना चाहिए टू के बाद में फर्दरिंग, और यहाँ पे आना चाहिए टू के बाद में लॉन्चिंग, समझ गए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, फ्रॉम और टू का पूरा पेयर आपको इस सेंटेंस के अंदर बनाना चाहिए। इससे गलती हो जाती है, आपको गलती नहीं करनी है। टैकल का मतलब होता है किसी से निपटना, इसको ग्रैपल विद, कोप विद, देखो इसको डील विद, कोप अप विद, ग्रैपल विद, पुट अप विद और टैकल विद भी बोलते हैं। ध्यान रखना, टैकल के साथ में कभी विद मत लगाना, ये सबका सब ऐसे रहेगा। कोप के साथ में अप मत लगाना, और पुट अप विद हमेशा लगेगा, पुट अप विद ही पूरी फ्रेजल वर्ब है, पुट विद मत लगाया ना, समझ गए ना। ये एक्चुअल में करेक्ट फॉर्म है, टैकल के साथ विद नहीं आएगा, कोप के साथ कभी अप नहीं आएगा, कभी मत लगा के आना, और पुट अप यही पूरा नाम है, पुट अप विद, इसको ऐसे ही लिखना होता है। चलो सब सिनोनिम है एक दूसरे के। कह रहे डिस्पाइट बीइंग द ओनली वन ऑफ द क्वाड मेंबर्स दैट डील्स विद हॉस्टाइल लैंड नेबर्स, India was also able to insert a reference to fighting cross-border terrorism and condemnation of 26/11 attack and Pathankot attacks। कह रहा है डिस्पाइट बावजूद बीइंग होने के, अच्छा क्या होने के, अकेला ऐसा मेंबर क्वाड का
अकेला क्वाड ऐसा मेंबर पार्टनर जो डील विद करता है, जो निपटता है, जो टैकल करता है, ग्रैपल विद करता है, पुट अप विद करता है या कोप विद करता है, समझ गए ना। जो निपटता है हॉस्टाइल लैंड नेबर से, ऐसे लैंड नेबर से जो बड़े ही अनफ्रेंडली हैं, बड़े ही एडवर्स हैं, बड़े ही लड़ाई झगड़े वाले हैं। कह रहा है बावजूद अकेला ऐसा देश होने के जिसके बॉर्डर पे भूत नाच रहे हैं, लोग बंदूकें लेके खड़े हैं, कैसे इंडिया पे अटैक करें, है ना। कह रहा है इंडिया फिर भी एबल था, इंडिया फिर भी सक्षम था किस चीज़ में भाई, इंसर्ट करने में, घुसा देने में। और क्या, एक रेफरेंस को, एक इशारे को। और इशारा किस चीज़ का, फाइट करने का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। और दूसरा क्या घुसाने को जो था, ये इंसर्ट करने को था, कंडेमनेशन को इंसर्ट करने में था। कंडेमनेशन मतलब क्रिटिसिज्म 26/11 के और पठानकोट के अटैक्स का। तो 4 में से 3 क्वाड मेंबर्स को कोई टेररिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, ना जापान को है, ना ऑस्ट्रेलिया को है, ना यूएस को है। इंडिया को थी अकेले खुद ही अकेला अलग हो जाने के बावजूद इंडिया फिर भी इतना एबल रहा कि फाइनल जो इनका जो कम्युनिके आया, फाइनल जो स्टेटमेंट आई, उसमें इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और 26/11 पठानकोट अटैक्स को भी घुसवा दिया। समझ गए। डिस्पाइट बावजूद, बीन मतलब होना, है ना। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म जिरेंड आया हुआ है। दैट की वर्ब है डील्स विद। डील विद आप जानते हैं, हॉस्टाइल, ग्लेशियल, अनफ्रेंडली, बताया ना। ग्लेशियल बहुत ही जिसमें वार्मथ ना हो, फ्रेंडलीनेस ना हो, हॉस्टाइल हो, है ना, दुश्मनी भरा हो। इंडिया की वर्ब है वॉज एबल टू। एबल टू होने का मतलब होता है किसी काम को करने में सक्षम होना। इंसर्ट मतलब डाल देना। रेफरेंस टू के बाद में फाइटिंग आएगा, क्योंकि रेफर टू ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेती है। ये सारे वो फ्रेज हैं जो हमेशा अपने बाद क्या लेंगे, नाउन या जेरेंड को लेंगे। विद अ व्यू टू, एडमिट टू, अकस्टम टू, जानते हो ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। लास्ट में रिफर और रेफरेंस टू, इनके बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन या जेरेंड दोनों में से कोई भी आ सकता है। नाउन रखा है तो पंगे नहीं लेने हैं, वर्ब रखी है तो जेरेंड फॉर्म में चेंज कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडेमनेशन मतलब किसी का क्रिटिसिज्म, किसी की डिसअप्रूवल। चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवा देते हैं आपको। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ जाओगे अगर ढंग से आपने समझा तो। देखिए 2 मॉडल्स हैं इंग्लिश में, कैन और कुड। बहुत सारी मॉडल्स हैं, विल, माइट, वुड, शुड, है ना। उन्हीं में से 2 हैं कैन और कुड। कैन और कुड का काम होता है आपकी एबिलिटी को बताना। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। शी कुड डू इट, वो ऐसा कर सकती थी, है ना, कैन या कुड। अब ये कैन और कुड जो है, जो एबिलिटी को बताते हैं, इनकी जगह हमारे पास एक फ्रेज भी है, बी एबल टू। बी की जगह यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब को आपको प्लेस करना है सही टेंस को देख करके, सही जो है नाउन को देख करके, है ना। इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू, वॉज एबल टू, वर एबल टू, जो आप लगाना चाहो, बी एबल टू इस फ्रेज का नाम है। दिक्कत ये है सर कि ये दोनों ही चीज़ें एबिलिटी को बताती हैं। कैन या कुड भी बताता है और बी एबल टू भी बताता है, लेकिन बी एबल टू तो हमेशा बता देगा किसी भी टेंस में। कैन और कुड की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको इस सेंटेंस के जरिए समझना है कैसे कैन और कुड को यूज़ किया जाए, ठीक है। और जब भी कन्फ्यूजन हो तब यूज़ कर लें बी एबल टू, क्योंकि ये तो हर जगह यूज़ होता है जब भी एबिलिटी बतानी हो। अगर आपके पास प्रेजेंट में एबिलिटी बतानी हो तो आप कैन और बी एबल टू दोनों में से कोई भी यूज़ करें, ठीक है, प्रेजेंट में बताने के लिए। अगर आपको फ्यूचर में बतानी हो, कैन को ना कुड को किसी को भी यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बी एबल टू यूज़ करेंगे, ठीक है। कैन को प्रेजेंट एबिलिटी के लिए बता सकते हो, फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको पास्ट में बताना हो तो पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप कुड या बी एबल टू दोनों में से कुछ भी लगा लो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी कुड नहीं आएगा। पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कुड यूज़ ना करें, नेगेटिव में कुड या बी एबल टू यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के जरिए, एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं ताकि ये रूल आपके दिमाग में बैठे। एक और चीज़ याद रखना, कैन या कुड यूज़ कर रहे हो तो भी ठीक है, बी एबल टू यूज़ कर रहे हो तो भी ठीक है, दोनों को आपस में मिक्स मत कर देना। चलो, वी कैन या आर एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। हम एबल हैं, हम सक्षम हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कल तक। तो देखो फिनिश करने के लिए हम आज एबल हैं, एबिलिटी हमारी आज की है, ठीक है। तो चाहे तो कैन लगाओ, चाहे बी एबल टू लगाओ, बोथ करेक्ट। यहाँ लिख देता हूँ, बोथ आर करेक्ट। प्रेजेंट में कैन और बी एबल टू दोनों आता है, देयर इज नो इश्यू, दोनों में से जो लगाना चाहो लगा सकते हो। अब इसको देखो, वी कैन या विल बी एबल टू ट्रैवल इन पास्ट एंड फ्यूचर समडे। किसी दिन, आने वाले किसी दिन में, कभी फ्यूचर में हम ट्रैवल करने में सक्षम होंगे, हमारे पास्ट और फ्यूचर दोनों में। कहने का मतलब है हम टाइम मशीन बना लेंगे एक दिन और हम फ्यूचर और पास्ट में जाया करेंगे। अब ये फ्यूचर की एबिलिटी को बताने वाला सेंटेंस है। फ्यूचर की एबिलिटी कैन से नहीं बताई जा सकती, यहाँ पे कैन को निकाल दो, यहाँ लगा दो विल बी एबल टू। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। फ्यूचर में सिर्फ विल बी एबल टू। अच्छा मान लो पास्ट की बात हो, When the plane crashed, some passengers could या were able to jump using parachutes. जब प्लेन क्रैश हुआ कुछ पैसेंजर सक्षम थे पैराशूट को लेकर के जंप करने में।
तो पास्ट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों में से कुछ भी लगा दो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिर्फ बी एबल टू आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे मैं कुड को रखता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ पैसेंजर्स सक्षम तो थे, जंप तो कर सकते थे, लेकिन वो जंप नहीं किए। ये सेंटेंस कुड से हमें ये बताता है कि शायद वो जंप किए ही नहीं, कर सकते थे, वो उनके पास पैराशूट था पर पता नहीं क्यों नहीं जंप किए, है ना। तो पास्ट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वहाँ पे कुड लग जाने से ये मीनिंग होता है कि शायद वो काम हुआ ही ना हो। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं उन्होंने जंप किया, वो जंप कर सके। तो इसलिए पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में बी एबल टू ही आएगा, पैसेंजर्स के लिए वर एबल टू, कुड को यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे नॉट लगाना चाहो, सम पैसेंजर्स कुड या वर नॉट एबल टू या कुड नॉट जंप, उस केस में आप दोनों में से दोनों को रख सकते हो। अगर नेगेटिव हो तो दोनों, पॉजिटिव हो तो सिर्फ बी एबल टू। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ध्यान रखना कैसे किसको यूज़ करना है, मैंने आपको सिखा दिया। दोनों को मिक्स मत कर देना आपस में, वी कैन बी एबल टू ऐसा मत लिखे आना, दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। चलो कह रहा है द बॉनमी बिटवीन द मिनिस्टर्स शोज अ ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट with the principles behind the grouping of democratic countries to support regional countries efforts to advance a free and open Pacific Indo-Pacific, है ना। ये भी उसी में लिखा हुआ था उनके उसमें। कह रहे जो बॉनमी है, जो फ्रेंडलीनेस है, जो दोस्ताना है, खुश मिजाजी है मिनिस्टर्स के बीच में, वो दिखाती है एक बढ़ते हुए लेवल ऑफ कंफर्ट को। और किसके साथ? प्रिंसिपल्स के साथ में, जो बिहाइंड है, जो पीछे हैं इस ग्रुपिंग के, जो ग्रुपिंग है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, सारे के सारी इसमें डेमोक्रेसीज शामिल हैं। अच्छा, क्यों? सपोर्ट करने के लिए रीजनल कंट्रीज़ के एफर्ट्स को, लोकल कंट्रीज़ के एफर्ट्स को, ताकि एडवांस कर पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ, फर्दर कर पाएँ अपने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के एजेंडा को। तो इस तरह की इनमें बॉनमी है, और वो यही दिखाती है कि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के क्वाड में खड़ी हैं। बॉनमी आप जान गए, खुश मिजाजी, जेन्युइनिटी, अमेनिटी, फ्रेंडलीनेस, इसका बिल्कुल इसकी वर्ब है शोस। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कह रहे द क्वाड मेंबर्स हैव thus far avoided institutionalizing their grouping and that they have not militarized it is to their credit। कह रहा है क्वाड मेंबर्स ने अभी तक, हैव thus far मतलब अभी तक, so far। कह रहा है क्वाड मेंबर्स ने अभी तक अवॉइड किया है, बचे रहे हैं इस काम से, जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करने का अपनी ग्रुपिंग को, अपने ग्रुप को एक औपचारिक रूप देने का। इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब है जैसे नेटो है, जैसे कोई भी जो पैक्ट्स बन जाते हैं ना, जो अपने आप एक जो पेपर के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, एक जो है लिखित में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वैसा इन्होंने नहीं किया है ना, बातचीत करके ही अपनी दोस्ती को जाहिर कर रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करने से अपने आप को बचाए रखा है। और कह रहा है उन्होंने ये चीज़ दैट कि अभी तक उन्होंने मिलिटराइज नहीं किया है, इस ग्रुपिंग में मिलिट्री को शामिल नहीं किया है, ये इनके क्रेडिट की बात है, ये इनके लिए प्रशंसा की बात है। व्हेन समथिंग इज टू समवंस क्रेडिट, इसका मतलब है ये उस आदमी के लिए प्रशंसनीय बात है, उसके क्रेडिट की बात है ना। मेंबर्स की वर्ब है हैव अवॉइडेड, दे की वर्ब है हैव नॉट, जो है मिलिटराइज्ड। मिलिटराइज का मतलब होता है मिलिट्री को शामिल करना। चलिए, ये इंस्टीट्यूशनलाइजिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्यों यूज हुई है अवॉइड वर्ब के बाद, बता सकते हो मुझे? चलो अपने आप से पूछो, आना चाहिए आपको, रोज़ पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही लेती हैं, अगर वो लेंगी तो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी, नहीं तो नहीं लेंगी। तो ये सारी वर्ब्स हैं ऊपर वाली कैटेगरी 2 वर्ब्स, कंसीडर, अवॉइड, रिज्यूम, फिनिश, माइंड, नॉट माइंड, एंजॉय, टॉलरेट, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, एडमिट, डिनाई, कीप ऑन, पोस्टपोन, इमेजिन, प्रैक्टिस, रिसेंट, रिपोर्ट, कैंट हेल्प और रजिस्ट। याद करना पड़ेगा इन वर्ब्स को, बार बार यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी तरीका नहीं है जो मैं आपके दिमाग में इनको बिठा सकूं। ठीक है, इनमें रिस्क नाम की वर्ब को ऐड कर लेना, रिस्क RISK के रिस्क, वो भी इसमें ऐड कर लेना, वो भी इनका पार्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ब पड़ी हुई है अवॉइड, वर्ब पड़ी हुई है अवॉइड, देख रहे हो कैटेगरी 2 की वर्ब है। तो इस वजह से अवॉइड के बाद में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग को यूज़ करना पड़ा। जैसे द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू सेल इट्स स्टेक इन BSNL, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है अपने स्टेक को, अपने हिस्से को बेच देने का BSNL नाम की कंपनी के अंदर। तो कंसीडर कैटेगरी 2 की वर्ब है, तो यहाँ पे टू सेल आप नहीं लिख सकते सर, इस 2 को निकालो और इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज करो। इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, बात खत्म। ठीक है, द अक्यूज डिनाइड टू स्टील एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी, अभियुक्त ने, आरोपी ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया कंपनी से। ठीक है, डिनाई कर रहा है कि मैंने कुछ भी स्टील नहीं किया है। भाई डिनाई कर रहा है ठीक है, लेकिन डिनाई ऐसी वर्ब है जो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, एडमिट और डिनाई दोनों के बाद ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे स्टील मत लिखो,
2 निकाल के लिख दो स्टीलिंग। आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार ये कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ, हर चौथे पाँचवें दिन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, दिमाग में आपको देखते आ जाना चाहिए कि सर ने करवाया हुआ है। कह रहा है इन एडिशन डिस्पाइट बेजिंग शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुपिंग, क्वाड मेंबर्स chose not to name China directly, as the joint statement spoke of ensuring a rule-based order and respect for sovereignty and building a region free from coercion। कह रहा है इसी के साथ साथ इन एडिशन हुआ क्या, बावजूद बेजिंग के शार्प क्रिटिसिज्म के, बहुत ही बड़े जो है आलोचना के, और किसके, इस पूरी ग्रुपिंग के। तो बेजिंग जो है चाइना बड़ा ही आलोचक है इस ग्रुपिंग का, इस जो है क्वाड का। कह रहा है बावजूद इस चीज़ के क्वाड मेंबर्स ने चूज़ किया, इन्होंने यही विकल्प चुना कि ये नाम नहीं लेंगे चाइना का सीधे सीधे। और जैसा कि इनकी जॉइंट स्टेटमेंट जो है स्पीक ऑफ कर रही थी, जिक्र कर रही थी, स्पीक ऑफ करने का मतलब होता है जिक्र करना, जो ये स्पीक ऑफ करती थी इनकी जॉइंट स्टेटमेंट पक्का करने का, इंश्योर करने का एक रूल बेस्ड ऑर्डर को, पूरी दुनिया में एक ऐसे सिस्टम को जिसमें रूल्स चलते हों, और रिस्पेक्ट को जो है सोवर्निटी के लिए, किसी भी कंट्री की आज़ादी के लिए, किसी भी कंट्री की संप्रभुता के लिए, और बिल्ड करने का एक ऐसे रीजन को जिसमें कोई भी डर, कोई इंटिमिडेशन या कोई प्रेशर ना हो, कोर्शन या फोर्स ना बिल्कुल भी एग्जिस्ट करती हो। तो इन्होंने कितना भी बेजिंग ने इनकी आलोचना की है, कभी बेजिंग का नाम नहीं लेते हैं सीधे सीधे, और हमेशा यही बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए, किसी का हमें दादागिरी नहीं चाहिए, सोवर्निटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे चाहे कोई भी कंट्री हो। मेंबर्स की वर्ब है चोज, स्टेटमेंट की वर्ब है स्पोक ऑफ, इंडेफिनिट टेंस पास्ट में, इंडेफिनिट टेंस पास्ट में स्पीक ऑफ, ये एक मतलब वर्ब का फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, है ना, स्पीक ऑफ करना, जिक्र करना। कोवर्शन आप जानते हैं, कंपल्शन या प्रेशर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फर्स्ट पैराग्राफ में इसने बता दिया कैसे ये सब के सब एक जैसे हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं। सेकंड पैराग्राफ में बताएगा कैसे इनके बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। कह रहा है हाउएवर व्हाइल द ग्रुपिंग इज स्ट्रॉन्ग ऑन ऑल दीज प्रीसेप्ट्स देयर आर ऑब्वियस डिफरेंसेस इन द प्रैक्टिस ऑफ देयर विजन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन एंड द वर्ल्ड इन जनरल। कह रहा है हालांकि जहाँ ये ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग है इन सभी परसेप्ट्स पे, ये सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स पे, सारे के सारे प्रिंसिपल्स पे, सारे के सारे नियमों में ये ग्रुपिंग अपने आप में बड़ी ही मजबूत है। कह रहा बावजूद इसके वहाँ पे बहुत सारे ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े बड़े फ़र्क हैं, बड़े बड़े फासले हैं प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में, प्रैक्टिकल टर्म्स में, उनकी विजन के अंदर, उनकी सोच के अंदर। और किसके लिए भाई, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी इन जनरल। तो इंडिया कुछ और सोचता है, रशिया कुछ, जो यूएस कुछ और सोचता है, चाहे एक मंच पे खड़े हैं लेकिन फिर भी सोच में इनकी फ़र्क है थोड़ा बहुत, जो आपको देखने को मिलेगा। ग्रुपिंग की वर्ब है इज, डिफरेंसेस की वर्ब है आर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, एडवर्ब का काम करता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, हमेशा अपने बाद कॉमा लेगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं इसको, है ना, हालांकि। प्रिसेप्ट, टेनेट, डोगमा, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, नियम, कानून, कायदा, है ना, प्रिसेप्ट। चलो कह रहे हैं द सिचुएशन इन म्यांमार वॉज मैंशनड बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड इट क्लियर दैट वाइल इंडिया सपोर्ट्स अ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशनल सैंक्शंस। अब एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहे सिचुएशन जो थी म्यांमार की, बर्मा की, उसको मेंशन किया गया, है ना। कह रहे लेकिन इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने बात साफ कर दी। क्या चीज़, दैट वो ये कि जहाँ इंडिया सपोर्ट करता है वहाँ पे बर्मा में या म्यांमार में डेमोक्रेसी की बहाली को, रेस्टोरेशन को इंडिया कहता है कि हम बहाल होने देंगे, हमारे हिसाब से वहाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हुंता का राज वहाँ से हट जाना चाहिए। कह रहा वहीं ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है अमेरिका के या वेस्ट कंट्रीज़ के नेशनल सैंक्शंस को, राष्ट्रीय प्रतिबंधों को। तो म्यांमार से, हुंता से हमें बिगाड़नी नहीं है, हमारा बहुत मिलिट्री इंटरेस्ट है वहाँ पे, ना, चाइना जो है म्यांमार के जरिए इंडिया में आना चाहता है। तो हमने ये ज़रूर बोला कि हम सबकी व्यू पॉइंट से वाकिफ़ हैं, सबसे हम सब चीज़ों से हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम म्यांमार पे किसी भी तरह के सैंक्शंस या प्रतिबंधों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारे में फ़र्क है, हमारे में और इंडिया जो है यूएस में। सिचुएशन की वर्ब है वॉज मेंशनड, पैसिव वॉइस में। मिनिस्टर साहब की वर्ब है मेड, इंडिया की वर्ब है सपोर्ट्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इट की वर्ब है डज नॉट सपोर्ट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नेगेटिव फॉर्म में। रेस्टोरेशन मतलब बहाली, किसी चीज़ को पुरानी स्थिति में लाना, रिस्टोर करना। चलो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के आगे द आना चाहिए था, लेकिन वो तब आता जब मिनिस्टर का नाम ना लिखा होता। मिनिस्टर के बाद इनका नाम आ गया ना, अब यहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है। याद रखें इस चीज़ को, टाइटल प्लस में नेम, जब भी टाइटल प्लस में नेम आ जाए तब द को टाइटल के आगे से निकाल दिया जाता है। कह रहा द मीटिंग टुक प्लेस in the shadow of the growing Russia-NATO tensions over Ukraine, but it seemed evident that Mr. Jaishankar did not share US Secretary of State Antony Blinken's assessment of
एन इमिनेंट इन्वेजन। कह रहा है मीटिंग ने टेक प्लेस किया, मीटिंग जो है अगर हुई शेडो में, परछाई में बढ़ते हुए रशिया नेटो की टेंशन्स को लेकर के यूक्रेन के ऊपर। तो इसी परछाई में पूरी मीटिंग हुई है टेंशन्स की। कह रहा है लेकिन ये चीज़ बड़ी साफ थी, सीम्ड एविडेंट था दैट वो ये कि जयशंकर साहब शेयर नहीं कर रहे थे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहाँ के ऐसा समझ लो होम मिनिस्टर है ना, और किसका, एंटनी ब्लिंकन की असेसमेंट को जो है एक इमिनेंट इन्वेजन की, ऐसे इन्वेजन की, ऐसे हमले की रशिया के जो इमिनेंट है, जो सर पे मंडरा रहा है, अप्रोच कर रहा है। आया समझ में? तो यूक्रेन के ऊपर इंडिया ने बिल्कुल भी एंटनी ब्लिंकन की असेसमेंट से बिल्कुल भी अपने इंडिया ने जो है सपोर्ट उसको नहीं किया ना, शेयर नहीं किया। मीटिंग के ओवर टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है अकर होना, किसी चीज़ का घटित होना, इन द शेडो ऑफ मतलब परछाई में, इट की वर्ब है सीम्ड, एविडेंट मतलब जाहिर, क्लियर, अपरेंट जो चीज़ सबके सामने हो। जयशंकर साहब की वर्ब है डिड नॉट शेयर। इमिनेंट मतलब जो सर पे मंडरा रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, इनएविटेबल हो, जिसको टाला ना जा सकता हो, इमिनेंट। जैसे आप बोल सकते हो सेमेस्टर एंड होने वाला है तो आप बोल सकते हो एग्जाम्स आर इमिनेंट, एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, सेमेस्टर खत्म हो चुका है, एग्जाम्स इनएविटेबल है, किसी भी मोमेंट पे उनका जो है डिक्लेरेशन हो सकता है ना। चलो वर्ड्स को यूज़ किया करो सेंटेंसेस में, तभी आपके बनेंगे, नहीं तो ये डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। आपके दिमाग की डिक्शनरी में वर्ड तभी बैठता है जब उस वर्ड से कोई पिक्चर या कोई सेंटेंस अपने दिमाग में आप बिठा लेते हो। कह रहा न्यू दिल्ली chose not to join the decision by the US, Japan, Australia to tell their citizens to evacuate immediately from Ukraine. Nor was any mention of the situation allowed into the joint statement. फिर एक और चीज़ पे न्यू दिल्ली इनसे जो है इनके साथ नहीं हुआ। नई दिल्ली ने, यूएस ने, साउथ ब्लॉक ने इस नहीं चूज़ किया कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, उसने चूज़ किया कि वो शामिल नहीं होगा उस डिसीजन में जो तीनों कंट्रीज़ का था, अपने सिटीजन्स को टेल कर देने का, बता देने का कि वो खाली कर दें, इवैक्यूएट कर दें, भाग निकलें फटाफट से यूक्रेन से। तो तीनों ने बोला कि यूक्रेन से भागो, इंडिया ने ऐसा नहीं बोला अपने सिटीजन्स को, इंडिया के हिसाब से हमारे सिटीजन्स वहाँ पे सेफ हैं। कह रहा नोर, ना ही था वहाँ पे कोई मेंशन, कोई जिक्र सिचुएशन का। कह रहा ऐसा कोई मेंशन जो है वहाँ पे ना ही कोई अलाउ किया गया इस जॉइंट स्टेटमेंट में। तो जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया की दोस्ती के खातिर इंडिया ने रशिया के यूक्रेन हमले को स्टेटमेंट के अंदर शामिल नहीं होने दिया, इन अदर वर्ड्स। आगे बात समझ में? दिल्ली की वर्ब है चोज, मेंशन की वर्ब है वॉज अलाउड। नॉर जब भी शुरू में आ जाए सेंटेंस के इन्वर्जन को लाएगा, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले रखा जाएगा। देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले है, नॉर शुरू में आ चुका है। नॉर जब भी शुरू में आ जाए इसका मतलब होता है हिंदी में ना ही, तो ना ही कोई जिक्र था वहाँ पे अलाउ किया गया, ना ही कोई जिक्र वहाँ पे अलाउ किया गया है ना। चलो, इवैक्यूएट करना मतलब खाली करना, वैकेट करना, किसी एरिया से भाग निकलना, बस अपनी जान बचाना। कह रहा मिस्टर जयशंकर्स स्ट्रॉन्ग टोन द नेक्स्ट डे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस ऑन रशिया ऑन China's amassing of troops at the border with India was also a subtle reminder to Quad partners that while they may have similar concerns and share many core values, they do not have an identical world view, and the Quad remains very much a grouping that is for something, not against somebody. कह रहे जयशंकर साहब की स्ट्रॉन्ग टोन थी, जो स्ट्रॉन्ग सी जो टोन थी, जो रवैया था, अलग दिन, नेक्स्ट डे है ना, अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें बातचीत हो रही थी, जिसमें पूरा डोमिनेशन था सारे के सारे सवालों का जो थे रशिया के ऊपर। कह रहा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब का एक कड़ा रवैया, और किसके ऊपर? चाइना के अमास कर देने के ऊपर, इकट्ठा कर देने के ऊपर, गैदर कर देने के ऊपर ट्रूप्स को, यानी फौजियों को, और कहाँ पे? इंडिया के साथ पे बॉर्डर पे, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, LAC पे। कह रहा है ये कड़ा रवैया था एक बहुत ही इनडायरेक्ट सा, सटल सा, क्लेवर सा, स्किलफुल सा रिमाइंडर, और किसके लिए? सभी कंट्रीज़ के लिए, क्वाड मेंबर्स के लिए रिमाइंडर ये कि जहां हो सकता है उनके सिमिलर कंसर्न्स हों, जहां हो सकता है हम सबकी बराबर सी चिंताएं हों और हम शेयर भी करते हो बहुत सारी कोर वैल्यूज़ को, जहां हो सकता है हम सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे हाथ में हाथ डाल के खड़े हों, फिर भी हमारी वर्ल्ड व्यू आइडेंटिकल नहीं है। आप रशिया के पीछे परेशान हो, हम चाइना से परेशान है, तो वर्ल्ड व्यू हमारी अलग अलग है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। और क्वाड जो है ना, वो अभी भी बना हुआ है एक ऐसी ग्रुपिंग जो किसी काम के लिए है, किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए है, ना कि किसी के खिलाफ है, ना कि किसी की टांग को खींचने के लिए। तो ये जो इंडिया ने नेक्स्ट डे करके दिखाया, जो किसी भी क्वाड मेंबर ने नहीं किया, इंडिया ने यही बताया एट द एंड ऑफ द डे हम किसी कॉमन एनिमी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। चाइना से जो हमारा मामला है वो हम खुद अपने हिसाब से सुलझेंगे, क्वाड को उसमें जो है बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना हम क्वाड के किसी मेंबर के मामले में बीच में पड़ेंगे। टोन की वर्ब है वॉज,
दे की वर्ब है मे हैव, दे की वर्ब है डू नॉट हैव, दे आया है क्वाड मेंबर्स के लिए, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, अलाइक एक जैसा, सटल आपको बता दिया, इनडायरेक्ट क्लेवर स्किलफुल है ना, जो समझ में ना आए देखने में इनडायरेक्ट सा हो, अमास करना मतलब इकट्ठा करना, क्वाड की वर्ब है रिमेन्स, डैट की वर्ब है इस। बहुत ही आसान एडिटोरियल आज का आर्टिकल है, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान लगा मुझे, है ना। फटाफट से अपने क्विज पे बढ़ते हैं, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके ऊपर छोड़ूंगा, ढंग से पढ़ा है तो आप बता दोगे। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें इंडिया शामिल हुआ है, जिसको इंडिया ने मेंशन किया है? उन 9/11 के हमलों को मेंशन किया क्वाड के साथ में खड़े होकर के, या नेशनल सैंक्शंस को सपोर्ट किया म्यांमार के ऊपर क्वाड के साथ खड़े होके, या रशिया का जो अटैक होने वाला यूक्रेन पे एंथनी ब्लिंकन की असेसमेंट को इस इंडिया ने सपोर्ट किया, या एलएसी पे ट्रूप्स के बिल्डअप को इंडिया ने मेंशन या सपोर्ट किया। अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है तो आपको अभी आंसर दिख रहा है इसमें बड़ा बड़ा फुटबॉल के जितना, ठीक है। ढंग से पढ़ो और इसको आंसर करो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में इसके आंसर है, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। चलो हिंट मैंने आपको दे दी है। सेकंड में आपको सेकंड और थर्ड में एक फिलर्स हैं, आपको बताना है डिनाई वर्ब अपने बाद किस तरह का वर्ब लेती है। डिनाई, डिनाई देख रहे हो ना, डिनाई, डिनाई अपने बाद कैटेगरी 2 की वर्ब है, कैसी वर्ब अपने बाद में लेगी यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। और थर्ड में आपको बताना है फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू ये प्रेपोजिशन किस तरीके से काम करती हैं। जब भी ये साथ में आ जाएं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इनके बाद में किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के नाउन्स, किस तरह के जेरेंट्स, किस तरह के इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं। तो टू के बाद में क्या लगाओगे भाई, देख लेना, कमेंट्स में डाला हुआ है, फर्स्ट कमेंट में मैच कर लेना आंसर को। लास्ट में आपको मिलेंगी 2 एरर्स, बहुत ही आसान है। पहले तो यहाँ देख लेना कैन नॉट क्या सही है गलत है, ठीक है। क्या कैन को यूज़ किया जा सकता है पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, है ना। और दूसरा ये पुट विद, क्या ये फ्रेजल वर्ब सही यूज़ किया मैंने गलत यूज़ किया है। कंटेंट विद, कोप विद, कोप अप विद या कोप विद, पुट विद या पुट अप विद, आपको बता चुका हूँ ना। कोशिश करना और देख के बताना 2 एरर्स इसमें आपको कहाँ पे दिख रही हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स है, आंसर से मैच करो। 5 आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले 5 में से जरूर से बताएं। कोशिश करें इसकी समरी लिख सकते हैं तो 3 सेंटेंसेज में इसको समराइज करने की कोशिश करें कमेंट्स में। अच्छी समरी लिखते हो, एरर्स कम होती हैं, जरूर से आपको एक हार्ट दूंगा, कोशिश करूंगा सबकी समरीज में पढ़ पाऊँ, है ना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है अपना, व्हाट्सअप करें, आपको बिंदास रिप्लाई मिलेगा व्हाट्सअप पे। कोई भी कोर्स रिलेटेड, कोई भी पढ़ाई रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो। Until then, signing out.